नमस्कार दोस्तों, द इंजीनियर्स क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि हमारा जो टॉपिक था, पिछला वाला टॉपिक है मौलिक अधिकार, भाग संख्या 3 को हमने पढ़ा था। आज जो हम बात करेंगे, आज जो हम चर्चा करेंगे, आज जिस टॉपिक को हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है आज का, है ना, कि राज्य के नीति निदेशक तत्व। बात करें राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं, ये भाग संख्या 4 में आते हैं। कौन से भाग में आए? भाग संख्या 4। यानी भाग संख्या 4 में हमको क्या पढ़ने होते हैं? राज्य के नीति निदेशक के तत्वों को हम पढ़ते हैं। जो अनुच्छेद संख्या 36 से लेकर 51 तक वर्णित हैं। ठीक है, इनको पढ़ेंगे आज हम, कि आज जो हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निदेशक तत्वों को पढ़ेंगे, जो भाग संख्या 4 में वर्णित हैं, अनुच्छेद संख्या 36 से लेकर 51 तक हैं। ठीक है, इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। हमारा जो पिछला वाला टॉपिक मौलिक अधिकारों वाला था, उसके बाद में भाग नंबर 3 था, और ये भाग नंबर 4 है। ठीक है, और ये है राज्य के नीति निदेशक तत्व, जो कितने अनुच्छेदों में आते हैं? अनुच्छेद संख्या 36 से 51 तक आते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे क्या बातें हैं इनमें। यदि हम देखें कि जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, इनको यदि हम देखें तो ये कहाँ से प्रभावित है? ठीक है, ये प्रभावित कहाँ से, यानी प्रेरणा का स्रोत क्या है? प्रेरणा का स्रोत। यदि हम प्रेरणा के स्रोत की बात करें तो ये आयरलैंड के संविधान से प्रभावित है। कहाँ के संविधान से प्रभावित रहे हैं? ये आयरलैंड के संविधान से प्रभावित है। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से प्रभावित हैं क्या? ये राज्य के नीति निदेशक तत्व। आगे यदि हम दूसरी बात करें, इनकी प्रकृति कैसी है? ठीक है, किसकी बात करेंगे हम? प्रकृति। तो इनकी जो प्रकृति है ना, वो सकारात्मक है। प्रकृति कैसी रही है इनकी? सकारात्मक। देखो, मौलिक अधिकार जो थे वो नकारात्मक थे। मौलिक अधिकार जो थे वो क्या थे? नकारात्मक हैं, जबकि राज्य के नीति निदेशक तत्व जो हैं वो क्या हैं? सकारात्मक हैं। उनको यदि हमने देखा तो वो अमेरिका के संविधान से प्रभावित थे, जबकि इनको यदि हम देख रहे हैं तो ये कहाँ से प्रभावित हैं? आयरलैंड के संविधान से प्रभावित हैं। आगे की बात देखते हैं भाई। तो आगे यदि हम इनको देखें, ये नीति निदेशक तत्व है, जो नीति निदेशक तत्व हैं, ये किस सिफारिश पर जोड़े गए? किस सिफारिश पर जोड़े गए। ठीक है, यानी कौन सी समिति थी जिसकी सिफारिश पर ये जोड़े गए? तो ये जोड़े गए थे तेज बहादुर सप्रू समिति। यानी तेज बहादुर सप्रू समिति जो है, उसकी अनुशंसा पर या उसकी सिफारिश पर ये जोड़े गए थे। क्या? राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि ये कहते क्या हैं। तो देखो, जो ये नीति निदेशक तत्व हैं, ये सामाजिक आर्थिक न्याय, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक आर्थिक समानता पर आधारित हैं। ठीक है, देखो बात को सुने।
ये सामाजिक आर्थिक न्याय, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक आर्थिक समानता पर ये आधारित है। ठीक है, ये यानी कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये किस पर आधारित हैं? सामाजिक आर्थिक न्याय, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक आर्थिक समानता पर आधारित हैं। ठीक है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इनको यदि हम देखें तो ये सामाजिक आर्थिक न्याय, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक आर्थिक समानता पर आधारित है। ये राज्य के नीति निर्माताओं को ये आदेश देते हैं यदि आपने इस आधार पर कानून बनाए या नीतियों का निर्माण किया तो वो अधिक से अधिक लोक कल्याणकारी होंगे। ये नीति निर्माताओं को ये आदेश देते हैं यदि आपने इन आधारों पर नीतियों का निर्माण किया, कानूनों का निर्माण किया तो जो देश है, जो राज्य है, अधिक लोक कल्याणकारी होगा। ठीक है, तो आप देखें कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो भाग संख्या 4 में आते हैं, अनुच्छेद संख्या 36 से 51 के अंतर्गत वर्णित हैं। इनका प्रेरणा का स्रोत क्या रहा है? आयरलैंड का संविधान रहा है। किस समिति की अनुशंसा पर जोड़े गए हैं? तो तेज बहादुर सप्रू समिति की अनुशंसा पर जोड़े गए हैं। इनकी प्रकृति कैसी है? सकारात्मक है, यानी कि ये किस पर आधारित हैं? सामाजिक आर्थिक न्याय, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक आर्थिक समानता पर आधारित हैं। यदि और ये आदेश ये देते हैं यदि नीति निर्माता जो हैं यदि वो इनके आधार पर नीतियों का निर्माण करें, कानूनों का निर्माण करें तो राज्य अधिक से अधिक लोक कल्याणकारी होगा। ठीक है मित्रों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर आगे देखते हैं क्या बातें हैं। ठीक है, तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखते हैं अब हम शुरू करते हैं अनुच्छेद, यानी कि कितने अनुच्छेदों के अंतर्गत आते हैं ये नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये अनुच्छेद संख्या 36 से लेकर 51 तक वर्णित हैं। तो देखते हैं। ठीक है, अनुच्छेद संख्या 36 बहुत सीधा अनुच्छेद है। अनुच्छेद संख्या 36 बहुत सीधा अनुच्छेद है। अनुच्छेद संख्या 36 देखो, अनुच्छेद 36 को आपने पहले ही पढ़ लिया है। इस अनुच्छेद संख्या 36 को आपने पहले ही पढ़ लिया है कि अनुच्छेद संख्या 36 में क्या आता है। आपने जब मौलिक अधिकारों को पढ़ा, जब आपने मौलिक अधिकारों को पढ़ा तो मौलिक अधिकारों को जब पढ़ा तो सबसे पहले आपने एक अनुच्छेद पढ़ा था 12। कौन सा अनुच्छेद पढ़ा था? अनुच्छेद संख्या 12। और यहाँ पर कौन सा है? अनुच्छेद संख्या 36। और उसमें भी आपने क्या लिखा था? राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा। ठीक है, तो अब इसके ऊपर तो मैं चर्चा करूंगा नहीं बिल्कुल भी, है ना, कि यदि आपको राज्य की परिभाषा को समझना है तो आप मौलिक अधिकारों का भाग संख्या जो पहला जो था उसको पढ़ें, जिसमें हमने राज्य की परिभाषा को पूर्ण रूप से आपको समझाया था। ठीक है, तो इसके ऊपर तो हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं नहीं। अब देखें आप आगे आपके सामने एक अनुच्छेद आया, अनुच्छेद संख्या 37। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद आया है? अनुच्छेद संख्या 37। ठीक है, तो 37 को आप देखें। 37 में क्या बात है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे या वाद योग्य नहीं होंगे या इनके हनन की दशा में न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते। आई बात समझ में? नहीं आई, कोई बात नहीं है ना, समझाएंगे हम, है ना। तो आप देखें कि यदि हम इसको पढ़ें तो हम इसको देखते हैं वापस से, है ना। ये हमारे पास में कौन सा अनुच्छेद है? 37 अनुच्छेद में क्या लिखा है देखते हैं।
तो नीति निदेशक जो तत्व हैं वो न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे या वाद योग्य नहीं होंगे या इनके हनन की दशा में आप न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते। देखो सुनो, एक हमने पढ़े मौलिक अधिकार, जो हमारा पहला वाला जो टॉपिक था मौलिक अधिकार भाग संख्या 3। देखो वो नकारात्मक थे, ये सकारात्मक है। वो वाद योग्य थे, ये वाद योग्य नहीं है। यदि किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो न्यायालय की शरण में जा सकता है, जबकि यहां पर यदि किसी के नीति निदेशक तथ्यों का हनन होगा तो वो न्यायालय की शरण में नहीं जा सकता, अर्थात ये वाद योग्य नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के नीति निदेशक तथ्यों का हनन हो तो वो न्यायालय की शरण में नहीं जा सकता। ये स्पष्ट रूप से कहा गया है, अनुच्छेद 37 ने आपसे कह दिया यदि किसी व्यक्ति के नीति निदेशक तथ्यों का हनन हो तो वो न्यायालय की शरण में नहीं जाएगा। थोड़ी देर के लिए आप सोचिए कि जैसे आप ये कहें कि काम पाने का एक अधिकार है, जिसको हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 41 के अंतर्गत है कि काम पाने का क्या एक अधिकार है, या जैसे मनरेगा जैसी कुछ योजनाएं दी जाती हैं। हो सकता है मुझे मनरेगा के अंतर्गत काम मिल रहा हो और आपको नहीं मिल रहा, तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते कि साहब इसको तो आपने काम दे दिया और मुझे काम नहीं दिया। यानी नीति निदेशक तत्व जो हैं अनुच्छेद 37 ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे या वाद योग्य नहीं होंगे, अर्थात इनके हनन की दशा में आप न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते। ठीक है दोस्तों, अच्छा ठीक है भाई, आगे देखें आप। आगे आपके सामने जो अनुच्छेद आए वो कौन सा है? अनुच्छेद संख्या 38(2। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद पढ़ना है आपको? 38(2। आपको अनुच्छेद संख्या 38(2 पढ़ना है। तो 38(2 को देखें। 38(2 क्या कह रहा है? राज्य आय व अवसरों, राज्य आय व अवसरों की समानता को दूर करने का प्रयास करेगा। ठीक है, राज्य आय व अवसरों की असमानता को दूर करने का क्या करेगा? प्रयास करेगा। यानी राज्य का एक कर्तव्य है कि वो आय, एक तो क्या है आय और दूसरे क्या है अवसर, अवसरों की जो असमानता है उसको दूर करने का क्या करेगा? प्रयास करेगा। यदि हम इसकी बात करें, देखो बहुत ही अच्छी एक बात लिखी गई है कि 44वां संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया। ठीक है, तो जैसे हम देखें कि अनुच्छेद 38(2 में क्या लिखा गया है? राज्य आय व अवसरों की असमानता को दूर करने का क्या करेगा? प्रयास करेगा। और ये बात कब जोड़ी गई थी? तो ये जोड़ी गई थी 44वें संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत जोड़ी गई थी। ठीक है, तो आपके सामने क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आएगा, आय व अवसरों की असमानता को दूर करने का प्रयास राज्य करेगा। किस अनुच्छेद में लिखी गई बात है? 38(2। और कब जोड़ा गया था ये शब्द? 44वें संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया था। ठीक है, तो आप इसको भी याद करेंगे यहाँ पर भी। ठीक है, ठीक है, तो देखिए आपके सामने 3 अनुच्छेद ये हो चुके हैं, अनुच्छेद संख्या 36, अनुच्छेद संख्या 37, अनुच्छेद संख्या 38(2। ठीक है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छा तो अब हम देखेंगे, अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद संख्या 39। ठीक है, तो 36 आपको समझ आया होगा राज्य की परिभाषा है। 37 ने आपसे क्या कहा है कि जो नीति निदेशक तत्व हैं वो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, अर्थात उनके हनन की दशा में आप न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते। और 38 ने आपसे क्या कहा है? 38(2 राज्य आय व अवसरों की असमानता को दूर करने का प्रयास करेगा। ये कब जोड़ा गया था? 44वें संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया। ठीक है, अब देखते हैं आगे आपके सामने एक अनुच्छेद आया, अनुच्छेद संख्या 39(a). ठीक है, कौन सा अनुच्छेद आया? 39(a).
देखो 39A लिखा है ना, तो आप 39A ही याद करोगे, अपने मन से नहीं लिखोगे 39 कै। अगर आपने 39 कै देखा तो वो अलग हो जाएगा, ठीक है। 39 कै को भी हम पढ़ लेंगे। तो आप यदि हमने आपको 39A लिखा है तो 39A के साथ में रहें। देखो 39A में क्या कहा है, राज्य, महिला व पुरुषों को आजीविका समान रूप से उपलब्ध करवाएगा, ठीक है। देखो बहुत अच्छी बात लिखी गई है यहां पर कि जो राज्य है यहां पर है वो महिला और पुरुष, एक तो कौन है महिला है, दूसरा कौन है पुरुष, उनको आजीविका समान रूप से उपलब्ध करवाएगा, ठीक है। तो समान रूप से उपलब्ध करवाएगा, हाँ ठीक है। तो जो 39A है, 39A के अंतर्गत देखो एक तो होती है महिला और एक क्या होती है पुरुष। तो ये कहा गया है कि राज्य का ये काम है कि जो महिला है और पुरुष है उन दोनों को जो आजीविका के लिए जो अवसर उपलब्ध करवाएं, वो समान रूप से उपलब्ध करवाएं, ठीक है। अब आप आगे देखें तो अब दूसरा आया एक अनुच्छेद संख्या 39D, ठीक है, 39D। तो 39D को भी देखो अब 39D आपसे कह रहा है कि महिला व पुरुषों को समान कार्य के लिए वेतन समान दिया जाएगा, ठीक है। देखो कितनी अच्छी बात बताई है, हमने एक बार कवर किया है महिला और पुरुष को कि महिला और पुरुष जो हैं वो यदि कार्य वो समान करें तो उनका वेतन भी कैसा होना चाहिए, समान ही होना चाहिए, ठीक है। देखो 39A आया पहले, तो 39A में क्या है कि राज्य महिला और पुरुषों को आजीविका के समान अवसर उपलब्ध करवाए। अब उनको अवसर यदि समान उपलब्ध हो गए तो अब उनका वेतन है, यदि वो काम समान कर रहे हैं महिला और पुरुष, यदि जो काम पुरुष कर रहा है वही काम यदि महिला करे तो उनको वेतन भी कैसा होना चाहिए, समान ही होना चाहिए, ठीक है। तो 39A आया और 39D आया। अब देखते हैं आगे कौन सा अनुच्छेद आए। आगे हम फिर पढ़ते हैं अनुच्छेद संख्या 39B। कौन सा अनुच्छेद है, 39B। तो 39B को कवर करो आप कि 39 जो B है वो क्या कह रहा है। 39B ये कह रहा है राज्य, भूमि, पूंजी व संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण करेगा, ठीक है। देखो यहां पर लाइन कितनी अच्छी लाइन है, बहुत अच्छी बातें लिखी गई हैं। हम अक्सर इन बातों को छोड़ते हैं कि राज्य, देखो राज्य जो है उसका एक कर्तव्य है कि भूमि, पूंजी और जो संसाधन है इनका कैसा वितरण करेगा, वो न्यायपूर्ण वितरण करेगा। यदि कोई भूमि है, पूंजी है, संसाधन है तो उनका न्यायपूर्ण वितरण करेगा। ये नहीं है कि वो सारी की सारी भूमि, पूंजी, संसाधन किसी एक व्यक्ति को दे दी जाए। और इसी को लेकर एक अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद संख्या 39C। कौन सा अनुच्छेद आया, 39C। तो 39C जो है वो उसमें क्या बात आई, देखो भूमि, पूंजी, संसाधन, भूमि, पूंजी व संसाधनों का सकेंद्रण कुछ ही
लोगों के हाथों में नहीं होगा। भूमि पूंजी संसाधनों का संकेंद्रण कुछ ही लोगों के हाथों में नहीं होगा। ये बात 39C में लिखी गई है। देखो हमने पढ़ा किस आधार पर है, पहले हमने ये देखा महिला और पुरुष को लिया, तो महिला पुरुष 39A में आया कि महिला और पुरुष को आजीविका के समान अवसर उपलब्ध करवाएं। अब महिला और पुरुष को हमने 39D में लिया कि महिला और पुरुष को यदि समान कार्य करें तो उनका वेतन भी कैसा होना चाहिए, समान ही होना चाहिए। अब हम चलते हैं 39B और C। तो 39B को यदि हम देखें तो 39B में क्या लिखा गया है कि जो भूमि पूंजी और संसाधन हैं इनका राज्य न्यायपूर्ण क्या करेगा, वितरण करेगा। इनका वितरण कैसे करेगा, न्यायपूर्ण करेगा। अब 39C आया कि जो भूमि है, जो पूंजी है और जो कोई संसाधन है उनका संकेंद्रण कुछ ही लोगों के हाथों में नहीं होना चाहिए, अर्थात उनका न्यायपूर्ण वितरण तो है 39B में, और 39C में है कि वो जो भूमि पूंजी संसाधन है उनका संकेंद्रण कुछ ही लोगों के हाथों में नहीं होना चाहिए। यानी कई बार हम ये देखते हैं जो धन्ना सेठ जो होते हैं गांव में, आपके कस्बे में, उनके हाथ में कुछ हद तक जो राज्य की जो कुछ भूमि पड़ी हुई होती है, कोई पूंजी होती है, संसाधन होते हैं, उनका वो उपयोग करते रहते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर उनका अधिकार नहीं है, पूरे के पूरे समाज का अधिकार है, पूरे देश का अधिकार है। ठीक है, तो ये बात 39B में है कि राज्य भूमि पूंजी संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण करेगा। 39C ये कहता है भूमि पूंजी संसाधनों का संकेंद्रण कुछ ही लोगों के हाथों में नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार ये हमारे 39 के अंतर्गत 4 अनुच्छेद आपने पढ़े हैं। एक और देखें आप, है ना, अनुच्छेद संख्या 39 क। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था कि आप 39A, जो 39A है उसे क ना समझें, क्योंकि अनुच्छेद संख्या 39 जो क है वो तो अलग से ही है। और अनुच्छेद संख्या 39 क में देखो क्या बात है, अनुच्छेद संख्या 39 क में निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान कब जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। ठीक है, तो बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है आपके सामने कि निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, 39 क। और कब जोड़ा गया है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। इस प्रकार आपका ये पूरा का पूरा अनुच्छेद जो 39 है वो पूरा होता है। देखो आपने पढ़ा है 39A पढ़ा है, 39B भी पढ़ा है, 39C भी पढ़ा है, 39D भी पढ़ा है और 39K भी पढ़ा है। सारे के सारे अनुच्छेद बड़े अच्छे अनुच्छेद हैं। हमको सब कुछ जितना भी जो निचोड़ है वो उसको पढ़ना है यहाँ पर और समझना है, और जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए वो इससे बाहर कतई नहीं जाएंगे। ठीक है, तो 39 जो कह है उसमें निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है जो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, आज की जो क्लास है उसे हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।